मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो थोड़ा सा आज हम स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं पाकिस्तान में कोरोना की वजह से आज जो सिचुएशन चल रही है। आल दो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जो है चाइना की तरफ से हमें तोहफे मिली है और जिसके ऊपर हम लोग बहुत खुश हैं। अब तक जो सूरत पाकिस्तान का तकरीबन 5,56,519 मुसद्दक़ा केसेस हैं कोरोना के, और जिनमें से जो लोग सेहतयाब हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 5,12,943 है और जो फाल केसेस हैं वो तकरीबन 31,510 हैं और कोरोना की वजह से जो अमवात हुई हैं वो तकरीबन 12,066 लोग बनते हैं। ये है सूरत जो पाकिस्तान की, और जाहिर सी बात है पूरा वर्ल्ड जो है वो कोरोना के साथ लड़ने की कोशिश में मसरूफ़ है और कोरोना वैक्सीन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस भी कराई हैं और जाहिर सी बात है उनको जो तस्दीक शुदा या जो मुअस्सर सर्टिफिकेट है वो WHO की तरफ से मिलने पर वो वैक्सीन जो है मार्केट के अंदर भी आ गई है। और एक नई पॉलिटिक्स जो वो शुरू हो गई है कोरोना वैक्सीन की वजह से कि हर मुल्क जो ये कह रहे थे हमारी वैक्सीन जो ज़्यादा मुअस्सर है। अब देखना ये है कौन सी वैक्सीन जो है वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर वो करार दी जाती है। लेकिन अब मुख्तलिफ मालिक ने कोरोना वैक्सीन जो है वैक्सीनाइजेशन जो है उसका प्रोसेस जो शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जैसे नर्सेज से शुरू हुआ, अब ज़ाहिर बूढ़े लोग जो हैं मार्च के पहले हफ्ते से कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन जो उसकी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कोरोना जो है वो गया नहीं, इसलिए अपने आप को और अपने अहले खाना को महफूज रखने के लिए जो गवर्नमेंट ने SOPs मुतारफ करवाई हैं, खुदारा उसका ख्याल करें, मास्क का इस्तेमाल करें जब घर से बाहर निकलें, सैनिटाइज़र उसका इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका खास तर ख्याल किया जाए। रियासत मदीना में कुछ अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास और कुछ जो हैं वो एज़ यूजुअल ज़ाहिर सी बात बड़ी नेगेटिव खबरें हैं। अब मेरे ऊपर एक छोटा सा पिछले दिनों मैंने PTV न्यूज़ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि गवर्नमेंट जो है अगर इतना ही अच्छा चल रही है तो गरीब जो है गरीब तर क्यों होता जा रहा है, अमीर अमीर तर क्यों होता जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट के सारे ही काम जो है बहुत अच्छे हैं, वो तो जो एक आध चीज़ें उन्होंने शुरू की थी। और देखें गवर्नमेंट अगर कोई अच्छे काम करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कहीं समझ दें कि अवाम की फलाह बहबूद के खिलाफ काम कर रही है या जितनी हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं रियासत मदीना की गवर्नमेंट से वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो मेरा बीइंग एन इकोनॉमिस्ट जो है वो ज़ाहिर सी तजिया करना तो बनता है। हाँ, एहसास प्रोग्राम जो है मैं उसके हक में हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूँ कि इसको अब जो देहात हैं उस तक भी फैलाया जाए। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली जो रूरल पॉवर्टी है पाकिस्तान में वो अर्बन पॉवर्टी से ज़्यादा है और बाकायदा उसको मॉनिटर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछली गवर्नमेंट्स थी कुछ पैसा जो मरा ज़ाया BSP प्रोग्राम में ज़ाया, कुछ मरा वो जो एक तनूर मुहिम का भी आगाज़ किया था जहाँ लोगों को फ्री रोटी मिलती थी, वो पैसे उसमें झोंक दिए गए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जितना भी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए उसको मॉनिटर किया जाए ताकि जो BSP के अंदर घपले हुए हैं वो इस प्रोग्राम में ना हों। वैसे ही हम लोग गरीब हो चुके हैं, गरीबों के पास पैसा वैसे ही नहीं है, तो जो पैसा है कम से कम उसका तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। रियासत मदीना की गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों अनाउंस किया है कि काबीना ने वफाकी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की मंजूरी दे दी है और साथ ये भी कह दिया है कि जो सूबे हैं वो अपने लिहाज से इजाफा करें। तो अगर देखा जाए तो बात तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फिर एक इतराज़ ये उठता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है पहली दफ़ा मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। साथ साथ इजाफा होना चाहिए। जिस तरह इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है या जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से जो कंज्यूमर आइटम्स महंगी हो रही है, तो मेरे ख्याल में उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि ये ऐलान हुआ है, अब देखें इसकी इफेक्टिविटी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसमें इजाफा नहीं, ये इडहाक जो है ना उसमें इजाफा होगा। जैसे पीछे गवर्नमेंट जो है वो इडहाक इज़म की बेस के ऊपर तनख्वाहों में इजाफा करती रही हैं, लेकिन कुछ जो इडहाक की बेस से तनख्वाहें बढ़ी थी उसको बेसिक सैलरी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन इसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि ये तनख्वाह जो है ये आपकी बेसिक सैलरी में शामिल होगी या नहीं होगी। उसके बाद देखें एक बहुत बड़ी बात जो है चल रही है और आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बात कही थी, इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो इन्फ्लेशन है, उसके अलावा इसका कोई दुश्मन नहीं है। अब देखना यह है कि ये गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे काबू पाती है, लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल नाकाम है। पहली वजह इनकी नाकामी की ये है कि गवर्नमेंट के होते हुए अगर इम्पोर्टर जो है ये इम्पोर्ट कंपनियां जो कार्टेल बना लें और उस कार्टेल की वजह से, जैसे पहले ही मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो कहाँ उसको सपोर्ट किया जा रहा है या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और बड़े फख्र से हम बताते हैं, तो एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी को अगर आप सप्रेस करना शुरू कर देंगे, उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, तो मुझे इकॉनमी जो है मुझे बताइए वो कहाँ खड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल के इम्पोर्टर कंपनियों ने कार्टेल बना लिया जिसकी वजह से कीमतों में गैर मामूली, खाद की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है।
अब ये कौन सी खाद, ये DAP की खाद है जिसकी बात की जा रही है, और आपको पता है कि फी बोरी 600 रुपया उसमें इजाफा कर दिया गया है। जुल्म की कोई इंतहा होती है क्या? ये चीज़ें गवर्नमेंट जो है उसके नाक के नीचे हो रही है, गवर्नमेंट को खबर नहीं है क्या? जो मुतलका वजीर हैं उनको खबर नहीं है क्या? जो उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोसाइटियाँ हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो काउंसल्स हैं, क्या उनको इस चीज़ की खबर नहीं है? बाद में ये कहना जो हमने सर्वे शुरू कर दिया है, कहना यह है कि ये आपके नाक के नीचे ये इतना बड़ा जो काम हो गया, ये हो कैसे गया है? उसके बाद अब जस्टिफाई करते रहे कि जो हमने सर्वे शुरू किया, सर्वे की ये फाइंडिंग हुई, मतलब कि सर्वे करने तक या ये सूरत यहाँ तक आई क्यों, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। अदारों की इफेक्टिविटी, अदारों की जो कहते हैं उसको कारकर्दगी है। जी, रियासत मदीना में फिर एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो होने जा रही है। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। आपको याद है कि पिछले दिनों भी कुछ इस तरह से हुआ था, जो पिछले 15 दिन में कीमतें बढ़ी थी, उसके बाद एक बयान आ गया कि हमने ओगरा की समरी जो है ना उसको रिजेक्ट कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने रुपये पर लीटर कीमतों में इजाफे का हुक्म दिया है। और अब भी ऐसे ही होगा। अब देखते हैं कि ओगरा जो है इसकी समरी जो बना के भेजी है उसको कितना उसको इफेक्टिव किया जाता है। अब मसला ये है कि अगर आपको याद हो कि हमारे पीछे जो गवर्नमेंट थी उसमें जो सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर थे वकार मसूद साहब, तो एक दफ़ा उनको किसी प्रोग्राम में बुलाया गया, कामरान खान के प्रोग्राम में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अगर हम उस कर्ज को एज ए शेयर ऑफ GDP देखें तो उसमें बड़ा मामूली सा इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो उसमें इजाफा हुआ है। अब ये चीज़ें जो है, इस तरह के टर्म जो हैं, ये आम आदमी को तो समझ नहीं आती जब तक कि वो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना किया जाए। अब कोई इकोनॉमिस्ट है या कोई फाइनेंस का बंदा है तो उसको तो ये चीज़ समझ आ जाती है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे उन्होंने उसको लॉलीपॉप दिया तो एंकर को उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया, इसी तरह मैं समझ रहा हूँ कि ये भी हमें लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं कि ओगरा ने इतने की समरी बनाई, लेकिन हमने उस समरी को रिजेक्ट करके हमने इतनी कीमतें बढ़ा दी। अब जब ये सारा कुछ होगा, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हर वीक जो है अखबारात के अंदर ये खबर पब्लिश होती है कि लो जी 4 चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और 8 चीज़ों की कीमतें कम हो गई, या 6 चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और 12 चीज़ों की कीमतें कम हो गई। ये जब बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जाहिर सी बात है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसमें उसकी वजह से इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। और आपको पता है कि पेट्रोल ये तो बड़े मल्टीपल इसके इफेक्ट्स होते हैं कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर। अब रियासत मदीना को इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। और जो मुझे एक बात बड़ी तंग करती है वो ये कि हमें कहा यह जाता है, अगर मैं पूरी खबर को पढ़ूँ तो इसको इस तरह पढ़ लेते हैं कि नेपरा ने मुल्क में बिजली 1.95 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इसका इतलाक 50 यूनिट तक वाले सार्फिन पर भी करके उन्हें झटका लगाया गया है। पहले क्या था, पहले ये थोड़ी सब्सिडाइज था कि जो 50 यूनिट जिसके हैं उसको हम बिजली महंगी होने का जो असर है वो उस तक नहीं पहुंचेगा, उससे ज़्यादा जो लोग यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन तक पहुंचेगा। लेकिन अब वो भी बात खत्म हो गई। मजबूरी तौर पर 385 अरब का इजाफा होगा, जिसमें से हुकूमत 185 अरब सब्सिडी देगी, जबकि अवाम की जेबों से मजीद 200 अरब रुपये जो हैं वो निकलेंगे। अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और साथ बड़ी मजे की बात है कि सर्कुलर डेट जो है वो भी बढ़ रहा है। या तो हम ये सोचे कि ठीक है हम जो है बिजली कीमतों को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो उधर से कम हो रहा है, तो नियर फ्यूचर बिजली हमें सस्ते दामों मिलेगी। इस तरह का तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हमें कोई इंडिकेशन कहीं से नजर आ रही है या हम थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, एक जो काम हुआ है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। अब शायद वो उसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट का था या इन्होंने लॉन्च किया है कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने 2 बड़े न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो कराची में लगाए हैं। और ये मेरे ख्याल का सेफ्टी है आपके ग्रीन फ्यूचर की, जो ग्रीन एनर्जी की बातें हो रही थी, और ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो मे भी आइंदा 10 साल बाद हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस बिना पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैन हो जाए, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन करते हैं वो फूजल फ्यूल है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसलिए हम आपकी एक्सपोर्ट उनको बैन कर रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल में ये उसकी तरफ एक पहला कदम है, ताकि 10-15 साल बाद हमें इस तरह की परेशानी जो है वो ना देखनी पड़े। जी, रियासत मदीना की एक और कारकर्दगी जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है खबरों के अंदर कि दिसंबर के दौरान सनती पैदावार 22 माह की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। अब देखिए पिछले 22 माह भी इन्हीं के थे, और आपको याद है कि पिछले 22 माह से तो कोई इतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं हुई। और अब पता नहीं इन्होंने कौन सा जो है वो कह लें कि पहाड़ खोद लिया है, कुएं खोद लिए हैं या पहाड़ खोद लिया सोने का, कि जिसके बेस के ऊपर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। और उसमें कह लेंगे 11.4% इजाफा हुआ है सनती पैदावार में। उसमें ऑटोमोबाइल है, पेट्रोलियम सेक्टर है, फूड है, खाद है, और अदविया साज की जो सनतें हैं वो हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कहीं इससे भी ज़्यादा है।
थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, अपना जो चाइना है जिसके साथ हम कहते हैं कि इसकी दोस्ती जो है शहद से मीठी है, और इस दोस्ती की जो जो मिठास है उसके बारे में बताया जाता है। फिर ये भी बताया जाता है कि ये इसकी ऊंचाई जो है वो हिमालय से भी कहीं ज़्यादा है। हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये वही मुल्क है कि थोड़ा सा रिसर्च करें आपको भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चाइना दुनिया का वह मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैम्स हैं, और इन डैम्स की तादाद कितनी है? तकरीबन 98,000। और आपको पता है कि ये थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो दुनिया के अंदर जितने डैम्स हैं वो चाइना जो है उसके बराबर डैम्स बना के बैठा हुआ, और उसमें 23,814 डैम जो बड़े डैम है। ये छोटे डैम्स की बात नहीं कर रहा, बड़े डैम्स हैं ये। उसके बाद आप देखें कि चीन इन डैम से तकरीबन 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करता है। चीन का ये ख्याल है कि ये 2050 तक या 2060 तक जितनी थर्मल या फोजल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली पैदा की जा रही है वो सारे का सारा शिफ्ट कर देगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्या हमने कुछ इस तरह का प्लान किया है? क्या हमने सोचा है कि 2040 में हमने कहाँ खड़ा होना है? क्या हमने कोई प्रोजेक्शंस की हैं कि 2050 में हम कितनी बिजली जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पैदा करेंगे, कितनी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पैदा करेंगे, या कितनी हम फोजल फ्यूल जो है उससे बिजली पैदा करेंगे? नोबडी नोज। हम लोग बिल्कुल वो सोए हुए हैं, सुमन बुकमुन युन फाहुम ला यर्जिउन वाली बात है। अब देखना ये है कि इसके बाद जो चाइना का शहर शंघाई है, जिसको जाहिर सी बात है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर खैर पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू उसको सनती हब कहा जाता है, वो शहर जो है तकरीबन वो 54,000 मेगावाट बिजली जो है ना वो इस्तेमाल करता है। और हमारा पूरा मुल्क जो है इसमें सारे शहर डाल लें, कराची, हम 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी डिमांड है। तो मुझे ये बताइए, हम आज तक ये काम नहीं कर सके, और ये वही चाइना है कि जिसको डैम्स की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना ने हमसे ली। चाइना के लोग जो थे ये हम ही थे जिन्होंने चाइना के लिए डैम्स के ऊपर रिसर्च की। आज अपना और चाइना का कंपैरिजन कर लें और आपको समझ आ जाएगी। फिर थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता दूं। अब देखें, एक छोटी सी बात है, क्या चाइना के लोग जो है उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई सेपरेट दिमाग दिया है, या अमेरिकन जो उनको कोई सेपरेट दिमाग मिला है, या यूरोपियन लोगों को कोई सेपरेट दिमाग मिला हुआ है? देखें, दुनिया में हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो काम करना सीखती हैं और काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा देखें कि ये हम वो मुल्क हैं जिन्होंने चाइना को पूरी दुनिया से मुतारफ करवाया था। और अगर आपको याद हो, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जवेद चौधरी साहब का, तो ये फरमाते हैं कि पीआईए दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरहद छुई थी। और आपको थोड़ा ये भी याद हो कि जब चाइना से लोग हज करने के लिए जाते थे तो पाकिस्तानी एयरलाइन जो थी वो चाइनीज़ हाजियों को लेके तो वो सऊदीया जाया करती थी। उसके बाद ये कहा जाता है कि चीन के पहले 3 त्यारे जो पीआईए ने तोहफे में दिए उसमें से एक त्यारा मौजे तंग जो थे वो अपने इस्तेमाल के लिए रखते थे। और अगर आप देखें चाइनीज म्यूजियम में जाके तो वो त्यारा आज भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि जब चाइना की नेवी को हम ट्रेन करते हैं, डैम्स की टेक्नोलॉजी हम चाइना को देते हैं, तो फिर आज क्या हो गया है कि जिसकी वजह से हम लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हर बंदा हमें जूते मार रहा है, वो चाहे फॉरेन सतह पे हो, वो चाहे इकोनॉमिकली बात हो, चाहे वो और हम आस्पेक्ट ले लें। तो हमें सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमने मुल्क के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, अगर उन्होंने थोड़ा भूल भाल के काम कर दिया तो उनको हमने इतना बेइज्जत कर दिया है या इतनी हमने उनकी इंसल्ट किया है कि वो शायद अब आगे आने वाली नस्लों को ये बता जाएंगे कि पाकिस्तान के लिए आपने काम नहीं करना। दूसरी बात ये है कि हमें काम करने वाले बंदे ढूंढने चाहिए। काम करने वाले बंदे ढूंढें, उनको ढूंढ के जो रेलिवेंट पोजीशन उनकी बनती है उसके ऊपर उनको बिठाएं और उनसे कहें भाई ये ही आपके टारगेट्स हैं, आपका काम इन टारगेट्स पूरा करना, ना कि आपका काम जो पॉलिटिकल कोई इस तरह का वो स्टेटमेंट देना है। तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में गवर्नमेंट आजकल जितना बिजी है सेनेट के इलेक्शंस में, अगर गवर्नमेंट इसका 20% जो था वो अटेंशन जो थी वो मुआशी मसाइल को हल करने में लगाती तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के अभी तक 50% मसाइल जो हल हो जाने थे। लेकिन मसला ये है कि अंधे को रास्ता कौन दिखाए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।